हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 3rd चैप्टर का 12th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्विज़ दिया था, क्विज़ 3.11, तो उसी का सोल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि अ सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम is connected to an external resistor कैपिटल R इक्वल टू 1.5 ओम। मतलब एक सेल है जिसका EMF दिया हुआ है 4 वोल्ट, ठीक है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 0.5 ओम, और उसको कनेक्ट किया है एक कैपिटल R रेजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 1.5 ओम। तो बना लेते हैं। कैपिटल R कनेक्ट कर रखा है एक सेल से जिसका EMF दे रखा है हमको, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये पूरा सेल है, ये EMF E और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, E की वैल्यू 4 वोल्ट है, ठीक है, और स्मॉल r दे रखा है 0.5 ओम, कैपिटल R भी दे रखा है 1.5 ओम, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द पावर डिसिपेशन थ्रू कैपिटल R और कॉमा स्मॉल पावर डिसिपेशन थ्रू सेल और कॉमा पावर सप्लाइड बाय द सेल। मतलब हमको पावर डिसिपेशन थ्रू R निकालना है, मतलब 3 चीज़ें निकालनी है कि कैपिटल R से कितना पावर डिसिपेट करेगा, मतलब कितना यहाँ से पावर डिसिपेशन होगा, कितना पावर निकलेगा। रेजिस्टेंस से जो पावर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलता है, ठीक है। तो कितनी हीट निकलेगी वही बोलना चाह रहा है वो, कि इस कैपिटल R वाले रेजिस्टेंस से कितना पावर डिसिपेशन होगा, मतलब कितनी हीट निकलेगी, ठीक है। और हमको ये भी निकालना है कि पावर डिसिपेशन थ्रू सेल, सेल से कितनी हीट निकलेगी, ठीक है, और पावर सप्लाइड बाय द सेल, और तो ये पावर सेल कितना देगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें निकालनी है। और बोल रहे हैं कि ऑल्सो वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कर लेते हैं इसको। इसमें सबसे पहले हमको देखो पावर डिसिपेशन थ्रू R से कितना पावर डिसिपेट करेगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो निकालना है। तो उसके लिए हमको करंट पता होना चाहिए, सर्किट में कितना करंट है। तो मान लेते हैं कि करंट है I, ठीक है। अब इस I को निकाल लेते हैं, सिंपल ओम्स लॉ लगा लेते हैं। E इक्वल टू आई आर हो जाएगा, E इक्वल टू आई इंटू टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये बोल सकते हैं हम। तो यहाँ से I निकल जाएगा E अपॉन R प्लस R, और E की वैल्यू हमको पता है कितनी है, सॉरी R प्लस स्मॉल r। तो I इक्वल टू E हो जाएगा 4 अपॉन कैपिटल R है 1.5 और स्मॉल r है 0.5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 2 एम्पेयर। तो करंट आ गया हमारा 2 एम्पेयर, इस सर्किट में इतना फ्लो करेगा 2 एम्पेयर। अब निकाल लेते हैं आराम से। हमें पता है पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला, कि पावर डिसिपेशन थ्रू कैपिटल R क्या फॉर्मूला होता है, ऐसे ले लेते हैं, PR ले लेते हैं, PR इक्वल टू आई स्क्वायर R, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो ये लगा लेते हैं, I कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू, ये हो जाएगा R कितना है कैपिटल R 1.5, तो ये हो जाएगा 6 वॉट, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोल रहा है, पावर डिसिपेशन थ्रू सेल। अब देखो ये पूरा सेल है, ये सेल क्या है, ये पूरा, क्योंकि सेल के अंदर एक EMF है और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इस पूरे को हम सेल बोलते हैं। इस सेल से कितना पावर डिसिपेट करेगा। देखो पावर डिसिपेशन होता है सिर्फ किस में से, जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहाँ से पावर डिसिपेट करेगा। तो अब इस सेल के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, स्मॉल r, ठीक है। तो स्मॉल r से जितना पावर डिसिपेट करेगा उतना ही पावर सेल से डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल देंगे, पावर डिसिपेशन थ्रू स्मॉल r, इसको ले लेते हैं P स्मॉल r इक्वल टू, ये भी सेम फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर, और यहाँ पे स्मॉल r आ जाएगा। I स्क्वायर तो हमारे पास पता है 4 है, इंटू स्मॉल r कितना है 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 वाट, ठीक है। अब
ये निकाल लिया। एक और चीज़ पूछी उसने, पावर सप्लाइड बाय द सेल, सेल कितना पावर देगा। अब देखो ये जो सेल है, पावर इस सर्किट में पावर आ कहाँ से रही है, कोई ना कोई तो दे रहा होगा ना। अगर कहीं ना कहीं हीट निकल रही है, ये गर्म हो रहा है, तो ठीक है, चीज़ें गर्म हो रही है, पावर डिसिपेट हो रहा है, कहीं ना कहीं से पावर आ रही होगी। और कहाँ से पावर आ रही है, इस बैटरी से। ये बैटरी ही पावर, ये जो सेल है यही पावर दे रहा होगा। और जो ये जितनी पावर देगा, ये कितनी पावर देगा, ऐसे लिख लेंगे, पावर सप्लाइड बाय द सेल, पीसी, पीएस बोल दें, एक मिनट, इसको पीएस मतलब पावर सप्लाइड, इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू आई। ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू डाल देंगे, पावर सप्लाइड बाय द सेल, जितनी भी पावर सप्लाई होती है वो ईएमएफ की वजह से ही सप्लाई की जाती है, ठीक है। जितनी ये पावर सप्लाई करेगा, थोड़ी सी खुद ले लेगा, मतलब थोड़ा सा खुद गर्म हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा पावर इसको दे देगा और थोड़ी सी पावर कैपिटल आर को दे देगा। मतलब जितनी ये बैटरी जितनी भी पावर प्रोड्यूस सप्लाई करेगी, थोड़ा सा वो खुद के रेजिस्टेंस से डिसिपेट हो जाएगा, थोड़ा बाकी बचा हुआ जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उससे डिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जितनी भी पावर सप्लाई की जाती है वो सारी ईएमएफ की वजह से होती है। तो ईएमएफ यहाँ पे डाल देंगे इसको, ई इंटू आई, और ई कितना हो जाएगा, ई है 4 इंटू आई है हमारा 2, तो हो जाएगा 8 वॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये निकल गया सब सारी चीज़ें। अब आगे बोलता है ये ऑल्सो वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी जो है क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं होती, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें भी वही है, जितनी ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब एनर्जी मतलब पावर पर सेकंड ऐसे बोल सकते हैं, जितनी ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है, थोड़ी सी चली जाएगी स्मॉल आर रेजिस्टेंस के अंदर, थोड़ी सी चली जाएगी कैपिटल आर रेजिस्टेंस में। तो देखो इसको चेक कर लेते हैं, पावर सप्लाइड है 8 वॉट और थोड़ी सी चलेगी पावर पी कैपिटल आर है 6 और पी स्मॉल आर है 2। तो जो पावर सप्लाइड है वो सीधा सीधा आ गया पी आर प्लस, मतलब पी स्मॉल आर प्लस पी कैपिटल आर, ये आ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऐसे बोल सकते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, एनर्जी इज कंजर्व्ड, ऐसे लिख सकते हैं आराम से, एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब जितनी सेल के अंदर से सप्लाई की जा रही है एनर्जी या पावर, वो थोड़ी सी चली जाएगी इंटरनल रेजिस्टेंस में और थोड़ी सी चली जाएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। तो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कहीं ना कहीं डिसिपेशन हो ही जा रहा है उसका, ठीक है। मतलब जितनी डिसिपेट हो रही है वो पैदा भी हो रही है उतनी। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड या प्रोड्यूस्ड इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, वो चेंज हो रही है। तो जो सेल के अंदर ईएमएफ के अंदर जो एनर्जी, सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में। जब ये रेजिस्टेंस से हीट पावर डिसिपेशन होगा तो ये गर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जितनी एनर्जी होगी सेल के अंदर वो थोड़ी सी, वो मतलब थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी चली जाएगी खुद के अंदर, खुद के रेजिस्टेंस के अंदर, और थोड़ी सी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि एनर्जी कंजर्व हो गई है और यही हमको देखना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। 28 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, अब 29 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड टू अ ड्राइवर सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। मतलब फिगर दी हुई है हमको और इसमें बोल रहा है कि एक वायर है ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, एक वायर है, इसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है, ठीक। अब इसको हमने जोड़ दिया एक एक्सटर्नल ड्राइवर सेल से, बोलता है 3 वोल्ट के ड्राइवर सेल से,
ऐसा। और उसके बाद वो बोल रहा है कि व्हेन अ सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईएमएफ इज यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट नीचे वाला सर्किट होता है, तो इस वाले सर्किट में हमने 1.5 वोल्ट की बैटरी का सेल जोड़ दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब बैलेंस पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर पे मिलता है, मतलब ये जो लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर है, और ये टोटल लेंथ कितनी है, ये 1 मीटर है। ये तो वायर की लेंथ है ना, उसने दे रखा है 1 मीटर की। 60 सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन आता है, मतलब बैलेंस पॉइंट दे रखा है उसने। अब बोल रहा है कि ऑन रिप्लेसिंग दिस सेल एंड यूजिंग अ सेल ऑफ अननोन ईएमएफ, तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम इस सेल को हटा दें और एक दूसरे सेल से दूसरा सेल लगा दें जिसका हमको ईएमएफ नहीं पता, ठीक, तो फिर द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 80 सेंटीमीटर। अब मान लो कि अब हमने क्या किया, ऐसे मान लेते हैं एक नया सेल लगा दिया इसकी जगह पे जिसका ईएमएफ ई ले लेते हैं, और इसके साथ भी गैल्वेनोमीटर जोड़ा होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है, या आर का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स है। इसमें इसका कुछ खास यूज़ नहीं है, कुछ यूज़ ही नहीं है, क्योंकि करंट तो फ्लो नहीं करता ना बैलेंस पॉइंट पे। तो इसमें बोलता है कि ऐसे 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 ये ऐसे जा रहा है। ये अगर इस सेल को हटा के हम ये लगा देते तो बैलेंस पॉइंट किस पे आता, 80 सेंटीमीटर पे आता, ये बोलना चाहता है वो, ठीक है, ये वाली बात है। अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल। तो देखो इसमें तो सिंपल सी चीज़ है, ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ये हमने पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं। पोटेंशियोमीटर में पहला वाला डेरिवेशन था जिसमें दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिंपल फॉर्मूला हमारे पास E1/E2 ऐसे कंपैरिजन करते हैं, E1/E2 इक्वल टू L1/L2, ठीक है। तो इसमें हमें सारी चीज़ें पता है। पहला ईएमएफ कितना था 1.5, तो 1.5 लिख देते हैं यहाँ पे, अपॉन दूसरा ईएमएफ कितना है E, वो तो पता नहीं है, वो तो निकालना है हमको, इक्वल टू ये L1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलो E2 लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ये E2 ले लेते हैं, E2, ठीक है, और ये E1, तो ये E2 हो जाएगा। तो 1.5 अपॉन E2 इक्वल टू L1। जब E1 लगा रखा था तो बैलेंस पॉइंट कितने पे आया था, 60 सेंटीमीटर पे, तो 60 अपॉन क्या हो जाएगा, जब हमने E2 लगाया तो बैलेंस पॉइंट कितना उसने दे रखा है 80 पे, तो 80, 60 अपॉन 80, ये कट गया, और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो E2 आ जाएगा हमारा, ये कितना आ गया, ये भी से कट जाएगा, ये 3 और ये कट के 0.5 हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 2, ठीक है, तो 2 वोल्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द सर्किट वर्क्स इफ द ड्राइवर सेल इज रिप्लेस्ड विद अ सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। मतलब सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर हम इस 3 वोल्ट वाले सेल को अगर हटा के, ड्राइवर सेल को हटा के 1 वोल्ट का कर दें तो क्या सर्किट काम करेगा। सर्किट काम करेगा मतलब कि ये रीडिंग आएगी हमारी बैलेंस पॉइंट की। अगर ये 1.5 वोल्ट का लगा हुआ है या फिर ये E2 जो भी है 2 वोल्ट का लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है, अगर हम इस 3 वोल्ट को हटा के 1 वोल्ट का कर दें तो क्या तब भी बैलेंस पॉइंट आएगा कुछ ना कुछ, तो वही पूछ रहा है। तो देख लेते हैं इसमें, ये अगर हमने इसको 3 वोल्ट वाले को 1 वोल्ट का कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं VA माइनस VB कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, यही हो जाएगा ना। अब हमें ये पता है कि जो VA माइनस VB जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो अगर इस A और B के बीच में ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर इस 3 वोल्ट को हटा के तुम 1 वोल्ट की बैटरी लगा दे तो ये A और B के अक्रॉस भी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वोल्ट 1 प्रोपोर्शनल टू 1, मतलब ऐसा समझ लो आप
कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 मीटर के लिए, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितने मीटर के लिए होगा? मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 मीटर के अक्रॉस, यही मतलब हुआ ना। तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितने मीटर के लिए होगा? 1/1 इंटू 1.5, यही मतलब हुआ ना। 1 मीटर के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 मीटर के अक्रॉस, तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 मीटर चाहिए होगा ना उसके लिए। तो ये होगा 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 पॉइंट के लिए 1.5 मीटर ही चाहिए होगा। लेकिन 1.5 मीटर कैसे चाहिए होगा? ये जो पॉइंटर है, जो बैलेंस पॉइंट आएगा, वो तो इस ए और बी के बीच में ही आएगा ना, हवा में थोड़ी चला जाएगा। तो ए और बी के बीच में आएगा तो जो लेंथ होगी वो 1 मीटर से तो कम ही तो होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1.5 का अगर आपने ये वाला सेल लगा रखा है नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट में, तो फिर कोई बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा। बैलेंस पॉइंट आना चाहिए 1.5 मीटर पर, तो लेकिन 1.5 मीटर लंबी तो तार है ही नहीं। तार कितनी लंबी है ये ए और बी, ए से लेके बी तक 1 मीटर की। तो 1 मीटर तक ये रीड कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। और हमारा ये रीडिंग कितने पे आनी चाहिए? 1.5 मीटर पे, तो वो तो हवा में चला जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे 1 मीटर से आगे चला जाएगा पॉइंटर, वहां पे तो तार ही नहीं, मतलब रीडिंग नहीं आएगी। रीडिंग कब आएगी? जब पॉइंटर ए और बी के बीच में कोई वैल्यू आती है, जैसे 60 सेंटीमीटर आई है, 80 सेंटीमीटर आई है, 90, 100 तक कोई भी वैल्यू आ जाए, 100 सेंटीमीटर तक, या 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, कुछ भी, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, मतलब 0 से लेके 1 मीटर तक की कोई भी रीडिंग आए तो वो उसको मेजर कर लेगा। लेकिन अगर आ जाए 1.2, 1.5, जैसे हमारी है 1.5, तब बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि अगर हम ये जो ड्राइवर सेल है, इससे पता चलता है कि जो ड्राइवर सेल है ये ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाले सेल से। सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगे हैं उनसे ज़्यादा ही होना चाहिए। देखो पहले वाले केस में क्या था, 3 वोल्ट था, और ये 1.5 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट आ रहा था हमारा ये, तो इससे तो कम ही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्राइवर सेल है वो नीचे वाले सेल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी रीडिंग आएगी। नहीं तो अगर यही ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी इसकी लेंथ से, वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये देखो कि ऐसा ये कैसे हो, देखो ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हम 3 वोल्ट को हटा के 1 वोल्ट कर दें, ए और बी के अक्रॉस 1 वोल्ट आएगा ना। और यहाँ पे क्या है ना, कोई करंट वरेंट तो है नहीं। अगर बैलेंस पॉइंट चाहिए हमको, तो फिर ये जो ईएमएफ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके इस पॉइंटर तक अप्लाई करेगा। मतलब मान लो 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट के लिए यहाँ से लेके इस पॉइंटर तक अप्लाई करेगा। ए से लेके इस पॉइंटर तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1.5 वोल्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि करंट वगैरह तो कुछ है नहीं। तो जितना ये ईएमएफ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ए और पॉइंटर तक के बीच में हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि ए और बी के बीच में ही 1 वोल्ट है, और वो एक मीटर पे आ रहा है, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 मीटर पे आ रहा है, तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितने मीटर पे आएगा? 1.5 मीटर पे। तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये इसमें सर्किट काम नहीं करेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं सर्किट, एक मिनट, सर्किट विल नॉट वर्क, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें ये हो गया। तो इसमें हमें पता चलता है कि जो ड्राइवर सेल है वो ज़्यादा होना चाहिए नीचे वाले सेल से, ठीक है। ये बात आप याद रखना। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। डज द हाई रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट अफेक्ट द बैलेंस पॉइंट? मतलब ये जो हाई रेजिस्टेंस है ना आर, ये जो आर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये इसकी वैल्यू कुछ भी मतलब बोल रहा है कि क्या इसकी वैल्यू से कोई फर्क पड़ता है बैलेंस पॉइंट पे? तो इसकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस सर्किट में करंट ही नहीं है। जब रेजिस्टेंस से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आएगा उसके अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस हाई हो लो हो कुछ भी वैल्यू हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम दिस हाई रेजिस्टेंस आर विल नॉट affect the balance point
एज करंट थ्रू आर इज 0। ठीक है, करंट आर से कुछ भी 0 है, आर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो फिर उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर उसका कोई होने न होने का कोई मतलब नहीं है। उसको आप हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस पॉइंट वैसे ही रहेगा, और उसकी वैल्यू कुछ भी हो, हाई हो लो हो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन दिल्ली 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी दिल्ली 2008 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा था फिगर शोज एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज। एक मीटर ब्रिज दिखाया गया है यहाँ पे। व्हेन द टू अननोन रेजिस्टेंसेस x एंड y आर इंसर्टेड, x और y दो अननोन रेजिस्टेंस है, द नल पॉइंट D इज ऑब्टेन्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड A। मतलब ये 40 सेंटीमीटर है, A से लेके D तक 40 सेंटीमीटर। तो हम इसमें एक क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर ये वाली लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ये है कितनी, ये कितनी हो जाएगी। मीटर ब्रिज में ये होता ना A से लेके C तक, मीटर ब्रिज का मतलब हुआ कि ये जो तार है, ये जो वायर है, ये 1 मीटर की है A से लेके C तक। तो अगर ये 40 है तो बाकी बचा 60 हो गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें हम एक चीज, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद X, द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। Find the position of the null point when the 10 ohm resistance is instead connected in series with resistance Y. Determine the values of resistances X and Y. ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं कि इसने दिया हुआ है पहले नल पॉइंट X और Y अननोन है और नल पॉइंट इतना आ रहा है, तो हम इसमें इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, हमको X और Y की वैल्यू निकालनी है, और भी ये निकालना, और भी कुछ निकालना है, देख लेंगे उसको, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले हम ये कंडीशन लिख लेंगे। मीटर ब्रिज में क्या कंडीशन होती है, x अपॉन वाई इक्वल टू कितना होता है 40 अपॉन 60। ठीक है, ऐसे भी देख लो आपकी, ये वैसे तो व्हीट स्टोन का एग्जांपल है, व्हीट स्टोन की तरह ये ऑपोजिट वालों का प्रोडक्ट x इंटू 60 इक्वल टू 40 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 0 0 कट गया और 2 से भी कट जाएगा, 2 2 4 2 3 6, तो 3x इक्वल टू 2y, ऐसे लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद x, अगर x के साथ एक 10 ओम का रेजिस्टेंस हम सीरीज में लगा दें तो नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम ऐसे बोल दें कि x प्लस 10, क्योंकि अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। अब ये अगर बढ़ जाएगा तो ये वाली लेंथ AD वाली लेंथ भी बढ़ जाएगी। यहां से देखते हैं फॉर्मूले से, x अपॉन वाई इक्वल टू, देखो पहले था ना 40/60, तो 40 वाली ये वाली लेंथ थी AD। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले हम, x अपॉन वाई इक्वल टू AD अपॉन DC। ठीक है, अब x हम बढ़ा देंगे तो AD भी तो बढ़ जाएगा ना, y तो हमने कांस्टेंट रखा है, AD बढ़ जाएगा। ठीक है, DC अपने आप ही कम हो जाएगा। तो जब AD बढ़ जाएगा इसका मतलब ये शिफ्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि जब हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया x के, तो AD बढ़ जाना चाहिए। तो बोल रहा है कि नल पॉइंट शिफ्ट करता है 10 सेंटीमीटर। उसने ये नहीं बताया कि शिफ्ट कहां करता है, इधर या उधर, राइट लेफ्ट को करता है कि राइट को करता है, लेकिन ये हमको सोचना है कि किधर को करेगा। ये करेगा राइट को। क्यों करेगा, क्योंकि यहां से देखो अगर हम x बढ़ा देंगे तो AD भी बढ़ जाना चाहिए, तो AD बढ़ जाएगा तो फिर इधर ही शिफ्ट करेगा राइट साइड में। ठीक है, तो उसकी लेंथ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया ये। अगर ऐसा शिफ्ट कर गया 10 सेंटीमीटर यहां से शिफ्ट कर गया ये, अगर हम इसके साथ सीरीज में लगा दें 10 ओम का रेजिस्टेंस, सीरीज में लगा दिया, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर इधर ही जाएगा, क्योंकि हमने देख लिया कि x बढ़ाओगे तो AD बढ़ जाएगा, तो बढ़ने के लिए ये D को इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो अब ये 50 सेंटीमीटर हो गया, A से लेके D डैश ले लेते हैं,
ए डी डैश, ठीक है, x प्लस 10 अपॉन वाई, वाई तो सेम ही है, इक्वल टू ए डी डैश अपॉन डी डैश सी। तो अब ये कितना हो गया, ए डी डैश तो 50 हो गया ना, 50 और वो भी 50, बाकी बचा हुआ 50 तो 50 होगा, क्योंकि पूरा लेंथ तो 100 सेंटीमीटर का है, तो ये कट गया, सब कट गया, तो 1 आ गया। इसका मतलब x प्लस 10 इक्वल टू वाई, ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब हम तो यहां से निकाल सकते हैं, हमने पूछा ना डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस x एंड y। तो अब देखो यहां पे क्या करें, इसको उठा लेते हैं, यहां से y की वैल्यू रख देते हैं, यहां पे y की वैल्यू क्या है x प्लस 10, और यहां रख देते हैं, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 2 इंटू y कितना है x प्लस 10 ना, तो x प्लस 10, ठीक। तो उसको खोल लेते हैं, देखो 3x इक्वल टू 2x प्लस 20, तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल टू 20 आ गया, x इक्वल टू 20 ओम आ गया। तो हम y भी निकाल सकते हैं, x तो हमारा आ गया 20 ओम। अब y देखो क्या होगा, y हो जाएगा x प्लस 10, तो y इक्वल टू 20 प्लस 10, तो कितना आ गया ये 30 ओम, ठीक है। तो y भी आ गया हमारा, x दोनों वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, ये पूछा था उसने। एक चीज उसने और पूछी है, पहले वाला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट व्हेन द 10 ओम रेजिस्टेंस इज इंस्टेड कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस y। इसमें बोल रहा है कि अभी तो आपने क्या किया, हमने क्या 10 ओम रेजिस्टेंस x के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद रीडिंग कितनी आई थी, 50 सेंटीमीटर पे आ गई थी, ठीक है, ये सब हो गया, तो हमने निकाल लिया सब। अब बोल रहा है कि अगर ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हम x के साथ ना जोड़ते और y के साथ जोड़ देते, ठीक है, x को ऐसे ही रहने देते और 10 ओम का रेजिस्टेंस y के साथ जोड़ देते, तब रीडिंग क्या आती। चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। अगर हम ये 10 ओम का रेजिस्टेंस y के साथ जोड़ते तो x तो वैसे ही रहता, x अपॉन ये हो जाता y प्लस 10, ठीक है, सीरीज में ही जोड़ना है ना इसको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीरीज में जोड़ना है, तो y प्लस 10 ही हो जाएगा, इक्वल टू L1 अपॉन L मान लो, चलो L अपॉन 100 माइनस L। अभी रीडिंग हम मान लेते हैं कि L पे आ रही है, तो ये वाली अगर L होगी, अगर AD जो भी है जिस पे भी आ रही है, एक लेंथ ये वाली लेंथ अगर L है, तो बाकी बची हुई 100 माइनस L हो जाएगी ना, ठीक है। तो 100 क्या, उसको 1 ले लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर दे रखा है ना, 1, तो 1 ले लेते हैं, ठीक। अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सारी वैल्यू को पता ही है, x कितना है, x 20 आया था और y 30 आया, तो 30 प्लस 10 इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस L, ठीक है। अभी कितना हो गया, 20 अपॉन 40 इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस L, ये कट गया, 2 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 माइनस L इक्वल टू 2L, ठीक है, तो 1 इक्वल टू 3L, तो L की वैल्यू 1/3, तो ये आ जाएगा 0.33 मीटर, मतलब ऐसे बोल सकते हो आप 33 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इतना आएगा बैलेंस पॉइंट, इतनी आएगी रीडिंग, अगर हम वो 10 ओम का रेजिस्टेंस x के साथ ना जोड़ते बल्कि y के साथ जोड़ देते, ठीक है, यही पूछा था उसने। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ ठीक है, हमने x और y की वैल्यू भी निकाल ली है और पोजीशन भी निकाल दी है, अगर y के साथ जोड़ते हम 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, 31st क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑल इंडिया 2010 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है राइट एनी 2 फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स। मतलब देखो बोल रहा है कि ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिसपे कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी सेल का। तो सेल वैसे देखने में कैसा होता है, एक ऐसा बीकर होता है, बीकर मतलब एक, अगर लैब में बात करें तो सेल ऐसा ही होता है, एक कंटेनर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है और 2 रॉड होती हैं, ठीक है, और उस पर एक होती कैथोड हो जाती है और एक एनोड हो जाती है, और उसके बीच में हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और उस पर करंट फ्लो करने लगता है। तो ये एक बेसिक सेल है, ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन, ठीक।
तो इसमें सिंपल सी बात पूछी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ऐसे बोल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, एक तो बोल देंगे हम कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और दूसरा बोल देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये, लेकिन ये हमसे दो पूछे हैं तो दो बता देते हैं। इलेक्ट्रोड जितना जितना पास होंगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि होता क्या है, तो इसमें आयंस चलते हैं, आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है कौन से आयंस हैं, पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे दोनों ही होंगे, तो वो चलने लगते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, तो बीच में जो हिंड्रेंस आती है और बाकी आयंस जो भी हिंड्रेंस आती है उसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस कम कैसे होगा, हिंड्रेंस कम कैसे होगी, अगर ये सेपरेशन काफ़ी कम हो जाए तो जो आयंस है उनको कम चलना पड़ेगा ना, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, इसी वजह से, ठीक है। वो एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिखना है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा और दूसरा ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, यही बताना है और कुछ नहीं है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस ऑफ होगा यहाँ पे, रीडिंग ऑफ अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। मतलब ये फिगर दे रखी है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी हम देख लेते हैं कि इसमें बोल रहा है कि एक सेल है, ठीक है, एक सेल से आपने इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ई ले लेते हैं और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लेते हैं। इससे बोला है कि उसने एक वोल्ट मीटर को ज्वाइन किया, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर ऐसे दे रखा है इसने, ठीक है, इसने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसका हाई रेजिस्टेंस है, तो हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि इसमें करंट की वैल्यू लगभग जीरो होगी। हाई हम मानेंगे कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू लगभग जीरो होगी। तो बोल रहा है कि जो रीडिंग है इस वोल्ट मीटर की, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, या तो ऐसे बोल दो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर नहीं है वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस होगा, ठीक है, क्योंकि सीधा जो ये वोल्ट मीटर है इसको हमने कनेक्ट कर दिया है अक्रॉस अ सेल, तो जितनी रीडिंग ये देगा वो जितनी भी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अब उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है। तो हमें पता है कि जब ये इसके अंदर, वैसे तो अगर कुछ रेजिस्टेंस कुछ भी होता है, ये आर मान लेते हैं, आर वी ले लेते हैं इसको, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो इसके अंदर अगर हम करंट मान भी लें, चलो मान लेते हैं अभी, तो आई इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन आर वी प्लस आर, ठीक है, इतना करंट होगा। लेकिन जब बोला कि आर वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आई कितना हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा ना। और अगर इस केस में हमें पता है कि ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, करंट बाहर निकल रहा है ईएमएफ से, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल का फॉर्मूला हमको पता है, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। अगर ये आर वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो करंट ये कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। करंट ये अगर कम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली जीरो ही हो जाएगा, तो करंट अगर जीरो के पास है, 0.001 ऐसे समझ लो, बहुत छोटा है। अगर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल के अक्रॉस वो ई के बराबर ही हो जाएगा। तो वही इसीलिए इसने हाई रेजिस्टेंस दे रखा है, ये बताने के लिए कि इसके अंदर कोई करंट नहीं है। और हाई रेजिस्टेंस अगर इसकी है उस पर इसने रीडिंग भी दे रखी है, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो वही रीडिंग होगी जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी जो वो जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू है जो
जो ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है 2.2 वोल्ट। अब 2.2 वोल्ट है ये, और आई की वैल्यू लगभग 0 है। ऐसे लिख लेंगे, एज आर वी इज वेरी हाई, आई इज वेरी स्मॉल, आई विल बी वेरी स्मॉल। तो आई स्मॉल हो जाएगा, तो V इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E। जो भी रीडिंग आएगी वो EMF के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अगर उसने बोला है कि 2.2 वोल्ट रीडिंग आ रही है वोल्ट मीटर की जब ये वेरी हाई रेजिस्टेंस है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 2.2 है वो EMF के बराबर ही है लगभग। तो हम बोल सकते हैं कि EMF इज इक्वल टू 2.2 वोल्ट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कम है। अब उसने ये बोला है कि व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर आल्सो कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम एज शोन इन द सर्किट। मतलब अब उस इस वाले सर्किट में इस सेल के अक्रॉस हमने एक 5 ओम का रेजिस्टेंस भी जोड़ दिया साथ में। ठीक है, तब वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 1.8 वोल्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इस सेल के साथ ऐसा कुछ जोड़ दिया, यहां से ऐसा बना लेते हैं, अगर हमने इस सेल के साथ एक 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 1.8 वोल्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल हो जाता है 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो अब जब 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो इस सर्किट में तो कोई करंट नहीं है, आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो जितना भी करंट होगा वो सारा नीचे जाएगा ना, इस वाले सर्किट में जाएगा। ऊपर वाले सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो हमने देख लिया। तो नीचे मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब इस वाले सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल ओम्स लॉ लगा लेंगे। तो I1 इक्वल टू, ओम्स लॉ क्या बोलता है, E इक्वल टू I1 इंटू R कितना है 5 प्लस स्मॉल r। ठीक है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस 5 ओम जो हमने लगाया उसके साथ। ठीक है, ये वाला टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r और स्मॉल r प्लस 5, और ओम्स लॉ लग जाएगा E इक्वल टू I1 इंटू स्मॉल r प्लस 5। तो यहां से हमें E की वैल्यू पता ही है, ये कितना है, E की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पे 2.2 इक्वल टू I1 इंटू 5 प्लस R। अब इसमें दो वेरिएबल हैं I1 और R, लेकिन एक चीज उसने दे रखी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल अब हो जाता है 1.8 वोल्ट। देखो ये जो अब वोल्ट मीटर जो रीड करेगा वो उसने दे रखा है 1.8 वोल्ट रीड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 1.8 वोल्ट है सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो वही रीडिंग होगी जो सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मतलब सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ने दे रखा है 1.8 वोल्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल का फॉर्मूला ये है V इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ पे I की जगह I1 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि करंट इस सेल से कितना फ्लो कर रहा है, I1। तो अब हम बोलेंगे कि V इक्वल टू E माइनस I1 इंटू R। V कितना दे रखा है, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग हो जाएगी 1.8 और वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द सेल। 1.8 इक्वल टू E की वैल्यू 2.2 है माइनस I1 इंटू R, I1 इंटू R दे रखा है। ठीक है, अब I1 इंटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.2 माइनस 1.8 कितना हो जाएगा 0.4। अब इसको हम खोल लेंगे, ये हो जाएगा 5I1 प्लस I1 इंटू R। अब I1 इंटू R की वैल्यू कितनी है 0.4, तो ऐसे लिख देंगे कि 2.2 इक्वल टू 5I1 प्लस 0.4। ठीक है, तो अब ये 0.4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहां से I1 5 ये आ जाएगा 5I1 इक्वल टू 1.8 और I1 की वैल्यू आ जाएगी 1.8 अपॉन 5 एम्पेयर। ये करंट आ गया हमारा सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में। अब इस I1 को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1.8 अपॉन 5 इंटू R इक्वल टू 0.4। तो R की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 इंटू 0.4 हो जाएगा 2 अपॉन 1.8। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.9।
1/0.9 को हम ऐसे लिख लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करके आ जाएगा 1.1 ओम अप्रॉक्सीमेटली। तो स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें निकालना था उसकी वैल्यू आ गई है 1.1 वोल्ट ओम। ठीक है, और यही पूछा था हमसे इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमने निकाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 32nd क्वेश्चन देखते हैं। ये दिल्ली में 2010 में पूछा गया है। इसमें बोल रहा है इन द सर्किट शोन R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 R3 बराबर हैं 15 ओम के, और R4 30 ओम दे रखा है, E इक्वल टू 10 वोल्ट है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन ईच रजिस्टर। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने किया था। इसमें किरचॉफ्स रूल्स लगाने हैं। पहले हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सर्किट दे रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखते हैं कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये R3 और R4 ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो इसको हम इसका एक सिंपल इस सर्किट को हम धीरे धीरे छोटा करते जाएंगे। ठीक है, तो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे बना लेंगे इसको दोबारा से। यहाँ पे हो गया ये R1 और नीचे हो गया R2 और ये हो गया यहाँ पे E बैटरी, और उसके बाद ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। एक्चुअली ये तीनों पैरेलल में हैं, R2 R3 और R4 ये तीनों पैरेलल में हैं, तो इसकी जगह हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो R2 R3 और R4 तीनों पैरेलल में हैं, तो इसकी जगह लिख देंगे R5। ठीक है, तो और उसका फॉर्मूला ऐसे निकाल लेंगे 1/R5, क्योंकि पैरेलल में हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे। तो 1/R5 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देंगे। 1/R5 कितना हो जाएगा, R2 कितना है 15, और प्लस 1/R3 कितना है वो भी 15 है, और R4 कितना है 30। तो अब इसको कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 + 1। ठीक है, यह आ जाएगा 5/30। अब ये कट जाएगा, इससे 6 आ गया। तो R5 की वैल्यू इसको ऐसी 1/R5 इक्वल टू 1/6 है, तो R5 की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम, ये आ गया। अब इसको हम बोल सकते हैं ये R1 और R5 किस में है, सीरीज में, तो इसका फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये और छोटा हो जाएगा, ये तो सिंपल हो गया। तो अब ये कितना है E की वैल्यू कितनी देखिए 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट, और ये R1 और R5 का इक्विवेलेंट ले लेते हैं R6, और R6 कितना हो जाएगा, ये तो सीधा ऐड कर देंगे R1 प्लस R5, कितना हो गया ये R6 की वैल्यू हो जाएगी कितना है ये R1 4 ओम, तो 4 + 6, R5 की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 10 ओम। तो अब हम बोल सकते हैं R6 आ गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आखिरी में बचा वही तो हो गया, इक्विवेलेंट जो आया हमारा रेजिस्टेंस वो 10 ओम ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमको निकालना है कि हर ब्रांच में कितना करंट होगा, मतलब I1 I2 I3 I4 ये सबकी वैल्यू निकालनी है, मतलब है ये समझ लो। ठीक है, तो ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पे करंट तो उसने ले ही लिया है, हम करते हैं जंक्शन रूल लगाते हैं और लूप रूल लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको नाम दे देते हैं, ए और बी तो इसने दे ही दिया, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, इसको ई और इसको एफ। ठीक है, ये हो गया। अब तो पहले जंक्शन रूल लगा लेते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं कि इसमें कितना करंट होगा। अब देखो, जैसे कि हमने ये बोला था कि R2 R3 R4 ये तीनों पैरेलल में हैं, तो इसका हमने इक्विवेलेंट यहाँ पे रख दिया, और R1 अपनी जगह पे है। ठीक है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, देखो बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, इसमें तो दिया हुआ I1, तो यहाँ से तो I1 ही निकलेगा ना, ये I1 निकल गया। अब R1 से तो I1 ही पास करेगा, तो यहाँ से भी R5 से यहाँ पे I1 पास करेगा, तो इस सर्किट से हम I1 निकाल लेंगे, तो I1 की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी सीधा। ठीक है, या तो यहाँ से निकाल लो या तो कहीं से भी निकाल लो, यहीं से निकाल लेते तो यहाँ से भी तो I1 ही पास करेगा।
R1 और R5 में दोनों में सेम करंट है, ठीक है। हमें R5 में निकालना, हमें निकालना है करंट थ्रू R1, R2, R3, R4। R5 तो इक्विवेलेंट है ना उसका, लेकिन ठीक है, जब हमने ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाया तो इसमें जो I1, ये जो I1 करंट है वो इसमें भी तो उतना ही होगा ना, और R1 और R5 में दोनों में करंट सेम है, तो इसका मतलब ये हम इससे हम I1 निकाल सकते हैं इस वाले सर्किट से। तो क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ लगा लेते हैं सीधा, 10 इक्वल टू I1 इंटू R6, ऐसा बोल सकते हैं। E लिख लेते हैं अभी इसको पहले, E इक्वल टू I1 इंटू R6, और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन R6 कितना है, R6 को 10 के बराबर है 10, तो ये हो जाएगा 1 एम्पेयर करंट आ जाएगा। ये जो I1 है हमारा, इसकी वैल्यू आ गई 1 एम्पेयर। अब हम क्या करते हैं, दूसरे करंट निकालने के लिए ये एक लूप ले लेते हैं, ये A B C D A, इस लूप में हमारा ये I2 आ जाएगा, तो इससे I1 तो पता ही है, तो यहाँ से I2 आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं लूप A B C D A, ये वाले लूप में हम लूप रूल लगाते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो A से लेके B तक जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस I2 R2, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, इक्वेशन कैसे लगाते हैं, तो माइनस I2 इंटू R2, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से B से इधर जाएंगे तो कुछ नहीं है रास्ते में, और C से D जाएंगे तो EMF आ गया, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो आएगा ये प्लस 10 वोल्ट, इसकी वैल्यू 10 है ना, तो प्लस 10 आएगा क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10, या प्लस E लिख दो अभी, प्लस E। फिर आगे बढ़ो, आगे क्या आएगा, यहाँ पे D से जब A जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1 माइनस I1 इंटू R1, माइनस I1 R1, और उसके बाद सीधा A पे पहुंच जाएंगे और 0 हो जाएगा वो, मतलब माइनस I1 इंटू R1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने लगा ली, ठीक है, इस लूप के अंदर। अब जितनी वैल्यू हमको पता सारी रख देते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि R2 की वैल्यू कितनी है 15 ओम, ठीक, तो माइनस I2 इंटू 15, ऐसे लिख लेंगे इसको, माइनस 15 इंटू I2, ठीक। और ये E की वैल्यू प्लस 10 है, और माइनस I1 हमने निकाल दिया 1 है, और R1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 15 I2 प्लस 10 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये कितना आया, 10 माइनस 4 6, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15, और इसको काट सकते हैं हम एम्पेयर, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे हम तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 एम्पेयर, ये आ गया। तो हमारा ये करंट आ गया I2 0.4 एम्पेयर। अब बाकी करंट भी निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, R2 R3 R4 तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका मतलब तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R4 के अक्रॉस होगा, और उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के अक्रॉस होगा, क्योंकि तीनों के जो जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो इसको हम बोल देंगे कि इस R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, I2 इंटू R2, और R3 के अक्रॉस कितना होगा, I3 इंटू R3, और R4 के अक्रॉस I4 इंटू R4, और तीनों पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएंगे। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि I2 इंटू R2 इक्वल टू I3 इंटू R3 इक्वल टू I4 इंटू R4, ठीक है। तो अब हम इन इक्वेशंस को इक्वेट करके हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। हमको पता है I2 कितना है 0.4, ठीक है। पहले इनको बराबर कर देते हैं, I2 इंटू R2 इक्वल टू I3 इंटू R3, ठीक है। और हमें पता है कितना है ये R2 और R3 बराबर है, R2 R3 15 15 है बराबर दोनों, तो यहाँ पे अगर बराबर है ये 15 इंटू I2 हो जाएगा इक्वल टू 15 इंटू I3 हो जाएगा, तो ये तो कट गया, तो I2 इक्वल टू I3 आ गया, ठीक है। और I2 हमको पता है 0.4 है, तो I3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0.4, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, I3 R3 इक्वल टू I4 R4, ठीक है। अब यहाँ पे I3 हमें पता है 0.4, R3 हमें पता है 15, ठीक है, इक्वल टू I4 तो निकालना है, और R4 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, यहाँ पे 30 दे रखा है, तो 30 हो जाएगा इंटू 30,
तो ये 15 ये कट जाएगा, इससे ये 2 आ गया, तो I4 की वैल्यू कितनी आ गई 0.2, ठीक है 0.2 एम्पेयर, और ये 0.4 एम्पेयर। तो हमारे ये सॉरी I4 है, ये I4 की वैल्यू 0.2 एम्पेयर आ गई। तो हमारे ये सारे करंट निकल गए I1 I2 I3 I4, और यही तो पूछा था उसमें करंट इन ईच रजिस्टर। तो हर रजिस्टर से हमने जो करंट है वो निकाल लिया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा लेक्चर ख़त्म, और एक क्विज़ 3.12 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सोल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।